हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एज इन बीपीएससी 500 महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स। ठीक है, ये बेसिकली वन लाइनर पीडीएफ रहेगा। एज ए कि मैंने यहाँ पे एडिटोरिया करंट अफेयर्स मैगजीन और एडिटोरिया का तथ्य संग्रह जो किताब है उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। तो एज इन कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली देखोगे आप इस तरह है, ये मतलब ये वन लाइनर जो है ये इस तरीके का है और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और बेसिकली ये वन लाइनर रहेगा जो लगभग 500 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छूटेगा। और अगला ये 500 क्वेश्चन नेक्स्ट वीक फिर से आ जाएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी वीक बचता है तो 500 क्वेश्चंस करके जितना भी एज एन टॉपिक जो है फ्रॉम बिहार या फिर एज एन इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर नेशनल न्यूज़ जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा हम लोग एज एन वन लाइनर फॉर्म में और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली बाइलिंगुअल रहेगा। क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में बेशक आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डेवलप मॉडर्न हीट एक्शन प्लान। तो इंडिया में देखोगे मॉडर्न मॉडल हीट एक्शन प्लान जो पहला डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में वो कौन सा है, तो वो बिहार पटना है। देखोगे पटना जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बनता है इंडिया में जो डेवलप करेगा मॉडल हीट एक्शन प्लान। तो किसके तहत, मतलब किसके तहत ये करेगा, तो डेवलप किया जाएगा आईपीई ग्लोबल। ये आईपीई ग्लोबल क्या है, ये आईपीई ग्लोबल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे। ये बेसिकली आईपीई ग्लोबल जो है ना, देखो अगर मान लो मैं पूछूं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप कर रहा है पटना मॉडल हीट एक्शन प्लान, तो ये आईपीई ग्लोबल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक लीडिंग डेवलपमेंट सेक्टर कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, लीडिंग डेवलपमेंट सेक्टर कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आईपीई ग्लोबल जो है किसके हेल्प से, तो यूएनडीपी और बीएसडीएमए। तो यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और बीएसडीएमए क्या है, तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यूएनडीपी जो है उसका एज एस्टैब्लिशमेंट 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये इसका आपको काम मतलब नाम नहीं जानना है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार जो है बेसिकली पहला स्टेट है, मतलब वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट स्टेट जो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है हीट एक्शंस को, जो इंक्रीजिंग हीट वेव के कारण बेसिकली यहाँ पे इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अब वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप करने वाला है पटना का मॉडल हीट एक्शन प्लान कोलैबोरेशन यूएनडीपी और बीएसडीएमए के साथ। तो आईपीई ग्लोबल है, एक क्या है ये पे आईपीई ग्लोबल जो है एक लीडिंग डेवलपमेंट सेक्टर कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करेगा यूएनडीपी और बीएसडीएमए के साथ। देखो यहाँ पे अगर एनडीएमए के द्वारा देख लेते हैं, हीट वेव जो है वो कैटेगराइज किया गया है डिजास्टर। तो ये हीट वेव जो है वो डिजास्टर है एनडीएमए के अकॉर्डिंग। तो एनडीएमए क्या है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है इस अथॉरिटी को 2005 में, और इसके चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कौन सा स्टेट है जो एज इन सेकंड स्टेट बना है इन इंडिया जो स्टैब्लिश करेगा डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो तमिलनाडु जो है वो एज इन डेडिकेटेड मिनिस्ट्री सेटअप करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और केरला जो है बेसिकली वो पहला स्टेट है और तमिलनाडु जो है वो सेकंड स्टेट है। तमिलनाडु अब देखोगे सेकंड स्टेट इन एआई मिनिस्ट्रीज जो इंटेंड करेगा प्रमोट करेगा एआई गवर्नेंस को। और तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है, गवर्नर आर एन रवि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि कौन सा विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो स्टैब्लिश करेगा डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो केरला है और ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हु इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर ऑफ केरला। तो पीके खुन्हा लिकुट्टी। कौन, पीके खुना लिकुट्टी। ये एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बेसिकली काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर देखो, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली जॉन मैकार्थी के द्वारा कॉइन किया गया था 1956 में। ये फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बोला जाता है इनको, जॉन मैकार्थी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये इसी तरह रहेगा। ठीक है, कि छोटे छोटे डेटा जो है तुरंत तुरंत आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कब कॉइन किया गया था, 1956 को। और साथ ही साथ ये कॉइन किया गया था ड्यूरिंग डारमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट में। और इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ एआई एज अ डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन में। उसके बाद यहाँ पे देखो चैट जीपीटी, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हम लोग। चैट जीपीटी जो है डेवलप किया गया कौन सी ईयर में, तो चैट जीपीटी जो है बेसिकली 2022 में डेवलप किया गया था ओपन एआई के जरिए। ठीक है, लॉन्च किया गया था ओपन एआई इन नवंबर 2022। ये पॉपुलराइज्ड जेनेटिक एआई ग्लोबली है, मतलब ये पॉपुलराइज कर दिए हैं जेनरेटिव एआई ग्लोबली। उसके बाद यहाँ पे ये बेस्ड है एलएलएम में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेक्नोलॉजी में, और यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो है
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने चैट जीपीटी को डेवलप किया है? तो ओपन एआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, स्टैब्लिश किया गया 2015 में। तो ओपन एआई जो है स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ओपन एआई का वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। ये बेसिकली सैम एल्टमैन जो है वो एज एन ओपन एआई के फाउंडर हैं। एलॉन मस्क, ग्रेग बॉन्समैन और इलिया सुटकेवर जो है और अदर्स बेसिकली फाउंडर हैं बेसिकली इसका ओपन एआई के। ओपन एआई जो है डेवलप्ड ओपन एआई डेवलप्ड चैट जीपीटी सीरीज मॉडल और चैट जीपीटी 4 चैट जीपीटी 5 जो है सक्सेसर है चैट जीपीटी फैमिली के। हु इज सीईओ ऑफ ओपन एआई? तो सीईओ ऑफ ओपन एआई जो है वो सैम ऑल्टमैन है। कौन है? सैम ऑल्टमैन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग फुल फॉर्म देखोगे चैट जीपीटी का मतलब जीपीटी का, तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर है। ठीक है। ये बेसिकली ये क्रिएट्स कंटेंट। प्री ट्रेन्ड मतलब ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज डेटाबेस बिफोर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। ये अब देखोगे ट्रांसफार्मर जो है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था गूगल के द्वारा, मतलब गूगल रिसर्च इन 2017। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो बेसिकली ना इस तरह मैंने बनाया नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो एज इन छोटे छोटे एक एक आंसर के लिए वो तोड़ तोड़ के दिया गया है, लेकिन एज एन ये 500 एमसीक्यूज है ना, तो इसीलिए इसमें कुछ डेप्थ वाला भी क्वेश्चन होगा। आप एज एन थोड़ा ध्यान दोगे, कम से कम 50 तक देखो, आपको ठीक लगेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 10 तक देख लो फिर ऐसा लगे कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है नेशनल स्ट्रेटेजिक फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो नीति आयोग जो है वो रिलीज करती है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एक्सप्लेनेशन आप देखोगे रिलीज किया गया था 2018 में। थीम क्या था? एआई फॉर ऑल। फोकस सेक्टर देखोगे तो इंक्लूड करता है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट। कौन? नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग जो है स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन और चेयरपर्सन जो है इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे कि इन विच ईयर डिड नीति आयोग रिलीज द नेशनल स्ट्रेटेजिक फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये 2018 को। ठीक है। आपको ये समझ में आया कि देखो ये नीति आयोग ने 2018 में नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलीज किया था, जो फोकस करता है हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में और स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज में। ठीक है। देखो यहाँ पे पॉपुलरली इसको एज एन एआई फॉर ऑल बोला जाता है। फोकस करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू एआई में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विच अवार्ड 14 नंबर देख रहे हैं, विच अवार्ड इज नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग? तो नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो टर्निंग अवार्ड को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। ये प्रेजेंटली आप देखोगे तो एनुअली देखो प्रेजेंटेड एनुअली बाय ये कौन सा नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग को ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली बाय एसीएम मतलब एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरीज। स्टैब्लिश किया गया था 1966 को। ये ऑफन रिगार्डेड एज अ हाईएस्ट ऑनर इन कंप्यूटर साइंस और प्राइज मनी जो है वो स्पॉन्सर्ड किया गया है गूगल के द्वारा। उसके बाद द टर्निंग अवार्ड जो है वो नेम्ड आफ्टर होम। देखो यहाँ पे है ना कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग को टर्निंग अवार्ड बोलते हैं। तो टर्निंग अवार्ड जो है वो किनके नाम पे रखा गया है? तो अलान माल्थीसन टर्निंग। किनके नाम पे रखा गया है? अलान माल्थीसन टर्निंग, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट है और कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा स्टेट, 16 नंबर देख रहे हैं, कौन सा स्टेट है जो इंडिया का पहला स्टेट बना है विद कम्प्रीहेंसिव अर्बन पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर? तो केरला जो है वो एज इन इंडिया का पहला स्टेट बना है विद कम्प्रीहेंसिव अर्बन पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। जो केरला जो है लॉन्च कर रहा है इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, जो डिजाइन करेगा गाइड करेगा अर्बन डेवलपमेंट को फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सेंचुरीज में। फोकस करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्लाइमेटिक रेजिलियंस में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इंडिया का पहला अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो एज स्टैब्लिश किया गया कौन से प्लेस में? इंडिया का पहला अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो स्टैब्लिश किया गया है कहाँ पे? तो वो जम्मू में एज इन अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया गया है। इन्वेस्टमेंट इसका जो है वो लगभग 200 करोड़ है। स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स को और सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को। जम्मू जो है बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर द इंडियाज फर्स्ट एल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? तो 200 करोड़ में बेसिकली जम्मू में एल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया जा रहा है, जिसका एम क्या है? रिड्यूस करना है बैटरी इंपोर्ट डिपेंडेंस को। उसके बाद नेक्स्ट देखो 19 नंबर कि कौन सा केमिकल है जो यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में इन अल्कलाइन बैटरी? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाएगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन अल्कलाइन बैटरी में। कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखो, KH को
KOH को हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह इन अल्कलाइन बैटरी में। एक्सप्लेनेशन देखोगे बेसिकली तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है, ये प्रोवाइड करता है बेटर एफिशिएंसी देन एसिडिक बैटरीज, और जिंक जो है बेसिकली एक्ट करता है एनोड की तरह। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर देखोगे, विच मेटल एक्ट्स एज द एनोड इन अल्कलाइन बैटरी। तो कौन सा मेटल जो है वो एनोड की तरह काम करता है, तो जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करता है। ये ऑक्सीडेशन मतलब बेसिकली दिस अंडरगोस ऑक्सीडेशन ड्यू टू बैटरी ऑपरेशन। मैग्नीज जो है वो सर्व करता है एज अ कैथोड। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिंक जो है बेसिकली एनोड की तरह काम करता है, और यहाँ पे मैग्नीज जो है ये एज इन कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि कौन सा कंपाउंड है जो एक्ट करता है कैथोड इन अल्कलाइन बैटरी। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड कौन सा, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये काम MnO2 काम करता है एज अ कैथोड। और एनोड क्या काम करता है, मतलब एनोड की तरह कौन काम करता है, जिंक काम करता है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि कौन सा एसिड है जो यूज किया जाता है कन्वेंशनल कार बैटरीज में। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कन्वेंशनल कार बैटरीज में यूज किया जाता है लेड एसिड बैटरी, और मतलब इन यूज्ड इन मतलब H2SO4 जो है वो लेड एसिड बैटरीज में यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन जो है बेसिकली 300 to 500% रहता है, और कॉमनली यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में। रिचार्जेबल बैटरी जो है वो एज एन रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ जो है वो स्टैब्लिश किया गया कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है और आर्टिफिशियल रीफ वो स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। ये लोकेटेड है अलोंग द कोंकान कोस्ट, और प्रमोट करता है मरीन बायोडाइवर्सिटी और टूरिज्म को। ये प्रमोट करता है मरीन बायोडाइवर्सिटी और टूरिज्म को। वहीं पे आर्टिफिशियल रीफ जो है वो प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर मरीन ऑर्गेनिजम्स। आर्टिफिशियल रीफ क्या करता है, ये हैबिटेट मतलब घर देता है, एज एन इन्वायरमेंट देता है मरीन ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, कौन सा फोर्ट है जो बेसिकली विजय दुर्ग में एज एन नाम रखा गया है। तो फोर्ट विलियम्स का नाम एज एन विजय दुर्ग रखा गया है। ये हेड क्वार्टर है, फोर्ट विलियम जो है वो हेड क्वार्टर था ईस्टर्न आर्मी कमांड का। किनका था, ईस्टर्न आर्मी कमांड का था, जो नेम्ड आफ्टर सिंधुदुर्ग हिस्टोरिक नेवल इंपॉर्टेंस, मतलब नेम्ड आफ्टर सिंधुदुर्ग हिस्टोरिक नेवल इंपॉर्टेंस, जो कि कलकत्ता में लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे फोर्ट विलियम्स देखो 25 नंबर देख रहे हैं, फोर्ट विलियम जो है वो सर्व करता था हेडक्वार्टर ऑफ विच आर्मी, तो ईस्टर्न आर्मी कमांड का फोर्ट विलियम जो है वो हेडक्वार्टर की तरह काम करता था, जो कि कलकत्ता में प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे, कोरल रीफ जो है वो फॉर्म किया गया है कोरल पॉलिप्स और एंड विच एल्गे। तो कोरल रीफ जो है वो कोरल पॉलिप्स और जूजैंथेले से बेसिकली बना हुआ होता है, विच मतलब एल्गे है जूजैंथेले। ये बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशंस करता है कि एक जन जो है वो एज एन रहने का जगह देता है, दूसरा एज एन खाने का उसको सोर्स देता है, ठीक है। जूजैंथेले जो है बेसिकली वो सिम्बायोटिक रिलेशंस के साथ रहता है विथ कोरल रीफ। ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू कोरल, ठीक है। और कोरल जो है वो एज इन क्या करता है, वो एक कैल्शियम कार्बाइड का है वो ढांचा रहता है जिसमें एज इन जूजैंथेले रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कोरल रीफ जो है वो पॉपुलरली नोन एज व्हाट। तो कोरल रीफ जो है बेसिकली रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है। कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है, जो सपोर्ट करता है नियरली 25% ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी को, और ऑक्यूपाई करता है लेस देन 1% ऑफ ओशन एरियाज को। ये हाईली सेंसिटिव रहता है टू क्लाइमेट चेंज और ओशन वार्मिंग्स को। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कोरल पॉलिप जो है वो सिक्रीट करता है कौन सा कंपाउंड जो रीफ स्ट्रक्चर बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल रीफ जो है वो क्या बनाता है, सिक्रीट करता है मतलब क्या फॉर्म करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वो फॉर्म करता है, जो रीफ कैल्सिफिकेशन का ये काम आता है, मतलब बेसिकली ढांचा बनाता है जिसमें जूजैंथेले जो है एक प्रकार के एल्गे जो है वो आकर उसमें रहते हैं, और जूजैंथेले जो है इसको ये खाना देते हैं, ठीक है। ऐसा आप मान सकते हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि एट व्हाट मैक्सिमम डेप्थ आर कोरल रीफ्स जनरली फाउंड। तो कोरल रीफ जो है जनरली लेस देन 50 मीटर से पाए जाते हैं। सनलाइट वहाँ पे पेनिट्रेट होना चाहिए, और एज इन वहाँ पे खारा पानी का स्रोत होना चाहिए इज फॉर फोटोसिंथेसिस। हेंस कोरल रीफ जो है वो जनरली फाउंड इन शैलो वाटर्स में। उसके बाद वहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 31 कि इन विच इकोसिस्टम आर कोरल रीफ जनरली नॉट फाउंड। तो सुंदरबन एरिया में बेसिकली कोरल रीफ नहीं पाया जाता है, ये एब्सेंट रहता है सुंदरवन में, बिकॉज हाई सेडिमेंट्स लोड्स और मडी वाटर जो है वहाँ पे एज इन कंडीशन है। कोरल रीफ जो है रिक्वायर करता है क्लीन वाटर, सनलाइट एंड स्टेबल
एंड स्टेबल सैलिनिटी। सुंदरबन जो है बेसिकली फेमस है फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, जो लोकेटेड है गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना डेल्टा में, और शेयर्ड बाई इंडिया एंड बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखो, सुंदरबन जो है प्राइमरी एसोसिएटेड है विथ विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो मैंग्रोव, मैंग्रोव जो है बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट, मतलब सॉल्ट टॉलरेंट वाला जगह होता है जहाँ पे एज इन मिट्टी में दलदल और सॉल्ट रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है मिट्टी का। और प्लांट जो है बेसिकली एज इन कोस्टल टाइडल जोन रहता है, प्रोटेक्ट करता है कोस्टलाइन को फ्रॉम साइक्लोन एंड इरोजन से। सुंदरी ट्री जो है बेसिकली यहाँ पे सुंदरबन इज इन इट्स नेम है, मतलब सुंदरी ट्री के नाम पे है। और मैंग्रोव जो है बेसिकली ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स का काम करता है। तो इनकेस अगर कोई पूछता है मैंग्रोव जो है वो एज इन कौन सी इकोसिस्टम का, तो ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जो है वो सुंदरबन है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो वर्ल्ड में है वो सुंदरबन है, ठीक है, जो स्प्रेड किया है इंडिया और बांग्लादेश में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, होम है रॉयल बंगाल टाइगर का। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व तीनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे कि इन विच ईयर वॉज सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबन जो है वो 1987 में डिस्कवर मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इन विच ईयर सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 1987 में रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को फॉर यूनिक बायोडाइवर्सिटी और एज इन रामसर साइट्स भी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे, इंडिया का पहला एआई पावर्ड फिजिटल, क्या फिजिटल, ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, फिजिटल ही है, मतलब फिजिकल और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो एक ब्रांच है, वो इनॉग्रेट किया गया कौन सा सिटी में, तो गुवाहाटी में फिजिटल बैंक ब्रांच जो है वो ओपन किया गया है। ये कंबाइन करता है फिजिकल और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को। सेल्फ सर्विसेज, जैसे कि आप खुद से मान लीजिए एज इन डोमिनोज जाते हो या फिर केएफसी जाते हो, तो वहाँ पे आप खुद से ऑर्डर करते हो ना हो जाके, तो वही वाला सिस्टम जो है इसमें अब बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम में आप खुद से जाके वहाँ पे सेल्फ सर्विस काम करिए। पर्सनलाइज असिस्टेंस रहेगा, रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। और असम कैपिटल दिसपुर तो है, ठीक है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे कि व्हाट डज द टर्म फिजिटल रिफर्स। तो फिजिटल जो है कॉम्बिनेशन है फिजिकल और डिजिटल सर्विसेज का। उसके बाद इंडिया का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इंडिया का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा विच टाइगर रिजर्व में। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है, कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या सेटअप किया जा रहा है, इंडिया का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो झारखंड में है। एम इसका देखोगे तो स्टडी करना है, रिड्यूस करना है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 38, पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है कौन से स्टेट में, तो ये भी झारखंड में है। एज इन डिस्ट्रिक्ट अब देखोगे तो लातेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, लातेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली पलामू टाइगर रिजर्व। उसका क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया कौन से ईयर में, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कंजर्व करना एलिफेंट को थ्रू हैबिटेट और कॉरिडोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे, कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है इंडिया में, तो कर्नाटका में एज एन हाईएस्ट पॉपुलेशन है ऑफ एलिफेंट, कर्नाटका में हाईएस्ट पॉपुलेशन है ऑफ एलिफेंट, ठीक है। कर्नाटका जो है वो कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। उसके बाद कौन है, असम है, फिर है केरला। उसके क्वेश्चन नंबर 41 देखोगे, पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो स्प्रेड अक्रॉस है 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, तो लातेहार और गढ़वा। पलामू टाइगर रिजर्व जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था वो एज इन 2 डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड है, लातेहार और गढ़वा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये नॉर्थ वेस्ट झारखंड में प्रेजेंट है, और इंपॉर्टेंट हैबिटेट है टाइगर, एलिफेंट और लेपर्ड्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 42 देखोगे कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया था एज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन विच ईयर। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो 1973-74 में प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 43, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था कौन से ईयर में, अप्रैल 17 1973 में, अप्रैल 1973 में एज इन प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जो इनिशियली कवर करता है 9 टाइगर रिजर्व्स को। ये इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, किसके द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। क्वेश्चन 44 देखोगे, व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया बाई एरिया बोल रहा है, तो एरिया में जो है ना वो नागा अर्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में है। जो अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 3,727.82 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का है, सिचुएटेड इन नल्ला हिल्स है, कहाँ पे, नल्ला हिल्स में, ठीक है। डिटेल्ड मिलेगा आपको इस पीडीएफ में, ठीक है। छोटा छोटा भले क्वेश्चन जो है बहुत छोटी छोटी बारीकी में तोड़ी गई होगी, लेकिन आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा।
है ना। उसके क्वेश्चन 45 देखोगे, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया बाय एरिया। सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो एज ए सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये लार्जेस्ट मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट इन द वर्ल्ड भी है, और टाइगर जो है बेसिकली अडेप्ट करता है सैलाइन इन्वायरमेंट को। क्वेश्चन नंबर 46 देखोगे कि विच इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। तो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो है औरांग टाइगर रिजर्व है, जो कि असम में प्रेजेंट है। इसको हम लोग मिली काजीरंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो बेसिकली असम में, ये भी काजीरंगा भी असम में ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ग्लोबल टाइगर डे जो है वो एज इन 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे इसको हम लोग बोलते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली सिंस 2010। ये एज इन ओरिजिनेट हुआ था एज इन सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट रशिया से। और ऑब्जेक्टिव्स का क्या है? अवेयरनेस रेज करना है अबाउट टाइगर कंजर्वेशन, की टाइगर को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखोगे, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल टाइगर डे मेंशन्ड इन द लेक्चर। देखो, ग्लोबल टाइगर डे जो है बेसिकली सिक्योर करना है फीचर्स ऑफ टाइगर विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज के साथ एट हर्ट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 49, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। तो 58 टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली मैनेज किया जाता है एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बेसिकली इसको मेंटेन किया जाता है, जो कि मैनेज किया जाता है। 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। इंडिया होस्ट करता है नियरली 75% ऑफ वर्ल्ड का वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। और पहला टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उसके बाद 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है? 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इंडिया का 50th टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये एज इन टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन देगा, ठीक है। उसका 57 टाइगर रिजर्व अब देखोगे तो रातापानी टाइगर रिजर्व है। 57 टाइगर रिजर्व जो है वो है रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और माधव टाइगर रिजर्व जो कि 58 है, वो भी मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। उसके साथ इसको हम लोग एज इन ये नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं कि विच टाइगर रिजर्व हैज हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है, जो बेसिकली कर्नाटका में लोकेटेड है, वो एज इन टाइगर डेंसिटी मतलब एक 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितना ज़्यादा टाइगर रहता है। तो 19.83 टाइगर जो है वो एज इन टाइगर डेंसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर ऑफ किलोमीटर में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे रहता है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में रहता है हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी। ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर का। वहीं पे नागार्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व जो है वो पार्ट है नल्लामला टाइगर रिजर्व का। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 कि विच पार्क, विच नेशनल पार्क हैज अ सेकंड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। तो जिम कॉर्बेट जो है बेसिकली सेकंड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सेकंड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी जो है वो जिम कॉर्बेट का, सबसे ज़्यादा किसका है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व का है, जो कि 19.56 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? ये बेसिकली उत्तराखंड में लोकेटेड है। और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में इसको सेटअप किया गया था। अर्लियर इसका नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क। क्या? हेले नेशनल पार्क। 54 नंबर देखोगे, विच नेशनल पार्क हैज द थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि आसाम में है ना। ओरांग जिसको हम लोग पढ़ रहे थे वो मिनी काजीरंगा उसको बोल रहे थे, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये फेमस है वन हॉर्न डायनासोरस के लिए। इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज टाइगर रिजर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखोगे, इंडिया होस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो अबाउट 75% ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड ऑफ टोटल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया होल्ड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखोगे, अगर टाइगर सेंसस 2022 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना टाइगर जो है वो रिकॉर्डेड है इंडिया में। तो 3167 टाइगर जो है टोटल, कितना? 3167। 3167 टाइगर जो है, उतना टाइगर अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2022 टाइगर इंडिया में है। इंडिया के पास हाईएस्ट एवर टाइगर एस्टिमेट है जो रिलीज किया गया है एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। 57 नंबर देखोगे कि विच टाइगर रिजर्व्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन द टाइगर सेंसस। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व वो है नागा अर्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व है। उसके बाद कौन सा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखो कि सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, तो जिम कॉर्बेट में रहता है। वहीं पे अगर आप वो देखोगे एज इन पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखोगे तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में रहता है, ठीक है। सारा हम लोग डिस्कस करते चल रहा है, ठीक है। देखो मैं एक बार ना आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, 58 हो गया, 57 हो गया। विच टाइगर हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ना। उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर पूछ रहा है कि हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी बोल रहा है, तो एज इन थर्ड हाईएस्ट बोल रहा है। रुको यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर देखा जाए तो टाइगर सेंसस 2022 के अकॉर्डिंग तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रिकॉर्डेड अप्रॉक्सीमेटली 260 टाइगर्स है वहाँ पे। 58 नंबर देखोगे, विच टाइगर रिजर्व रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर, तो एज इन बांदीपुर टाइगर रिजर्व उसमें एज इन सेकंड हाईएस्ट है। 59 नंबर देखते हैं कि विच स्टेट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन टाइगर सेंसस 2022, तो मध्य प्रदेश जो है ऐसा स्टेट है जो हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग 785 टाइगर्स प्रेजेंट है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी उसको बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि कौन सा, यही सब आपको ध्यान रखना है पढ़ लेना एक बार ये पीडीएफ को, कि मैं ये, क्योंकि मैं ये अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप खुद से भी अगर पढ़ लोगे कि इंपॉर्टेंट रिजर्व्स इंक्लूड कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुरा और पन्ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, विच स्टेट रिकॉर्ड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन टाइगर सेंसस, तो कर्नाटका। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर्स है एज इन 563, और होम टू बांदीपुर, नागरहोल, काली, बर्दा टाइगर रिजर्व, और प्ले अ मेजर रोल इन वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन लैंडस्केप में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 जो कहता है व्हाट इज़ द आयुशियन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर। तो टाइगर का आयुशियन कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड जो है बेसिकली आप देखोगे ये लिस्टेड है एज अ आयुशियन रेड लिस्ट में। ये साइंटिफिक असेसमेंट है जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। IUCN जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। रेड लिस्ट कैटेगरी जो है वो हाईएस्ट रिस्क टू लोवेस्ट इंक्लूड करता है, जैसे कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो है वो हाईएस्ट एज इन, यहाँ पे देखो हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट लोग जाते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, फिर इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, और फिर उसके बाद लोवेस्ट इंक्लूड करता है लीस्ट कंसर्न में। एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और टाइगर जो है बेसिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो कि साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर क्या है, तो पैंथेरा टिग्रीस है। क्या है? पैंथेरा टिग्रीस है। ये बेसिकली फैमिली ऑफ फेलिडे बेसिकली बिलोंग करता है। जेनस जो है पैंथेरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो टाइगर इज़ इंडिया नेशनल एनिमल सिंस 1973, और बिफोर टाइगर लायन जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखोगे कि विच इज़ द ओनली टाइगर रिजर्व्स इन बिहार। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ बिहार, ये एज इन सिचुएटेड अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर, और ये इस्टेब्लिश हुआ था ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1990 में एज अ टाइगर रिजर्व्स। ये मोस्ट यहाँ पे नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हम लोग बोलते हैं नॉर्थ मोस्ट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया है। रिवर गंडक जो है फ्लो करता है थ्रू द रीजन, थ्रू दिस रीजन आप देखोगे इस टाइगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स के अलॉन्ग रिवर गंडक जो है वो फ्लो करता है। और नेबरिंग जैसे कि चितवन नेशनल पार्क है नेपाल का। उसके बाद यहाँ पे 64 नंबर देखोगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, और हेडक्वार्टर वेस्ट चंपारण का बेतिया है। जो वेस्ट चंपारण जो है वो बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, और नेम्ड आफ्टर वाल्मीकि ऑथर ऑफ रामायण, और डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखोगे अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2022 हाउ मेनी टाइगर्स वेयर रिकॉर्डेड इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो 54 टाइगर टोटल रिकॉर्डेड है इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स, या फिर इन टोटल बिहार आप देखोगे तो बिहार एंटर करता है टाइगर पॉपुलेशन इन कंसनट्रेटेड लार्जली इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स, और शो करता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अदर प्रीवियस एस्टिमेट्स में। उसके बाद 66 नंबर देखोगे इंडिया का पहला एल्गे ट्री जो है वो इंस्टॉल किया गया है कौन सी सिटी में, तो एल्गे ट्री बेसिकली आप देखोगे लार्जेस्ट ऑक्सीजन सप्लायर है, ठीक है। ऑक्सीजन एज इन जनरेशन है एल्गे से होता है, तो भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल में ये बेसिकली सेटअप किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। स्वामी विवेकानंद पार्क में डिज़ाइन किया गया है टू रिड्यूस अर्बन एयर पॉल्यूशन। यूज़ करता है माइक्रो एल्गे बेस्ड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को। भोपाल जो है वो एज इन मध्य प्रदेश का कैपिटल है। इसको हम लोग एज इन सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं, भोपाल को सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखोगे इंडिया का पहला एल्गे ट्री पार्क जो है वो इंस्टॉल किया गया इन विच पार्क, तो एज इन भोपाल में ना, देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भोपाल में पार्क का नाम है स्वामी विवेकानंद पार्क भोपाल। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद पार्क भोपाल। उसके बाद क्वेश्चन 68 देखो कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसमें इंडिया का पहला एल्गे ट्री एज इन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, तो माइक्रो एल्गे बेस्ड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, माइक्रो एल्गे बेस्ड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 69 माइक्रो एल्गे ट्री
रिलीजेस ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ट्रीज, तो 25 ट्री के अकॉर्डिंगली, मतलब एज कम्पेयर टू 25 ट्री, नॉर्मल 25 ट्री का ये अकेला ट्री जो है उतना ऑक्सीजन जो है ये एज एन रिलीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखो, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लेबर फैसिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो IIT बॉम्बे के द्वारा पहला एज इन ये CCUS है क्या। देखो, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यूनिट है। क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज यूनिट है, जो फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। IIT बॉम्बे जो है एज इन इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी सेटअप कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है। और CCUS स्टैंड करता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी, कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को और कन्वर्ट करता है यूजफुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। वहीं पे IIT बॉम्बे के बारे में देखोगे तो इस्टेब्लिश किया गया था 1958 को, और ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। वन ऑफ द 7 ओल्ड IITs ऑफ इंडिया है। टोटल आपको कितना IITs मिल रहा है? 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCUS, तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसका एज एन फुल फॉर्म यही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 देखो कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लेबोरेटरी में, तो एडवांस्ड CO2 कार्बन कैप्चर्ड, मतलब एडवांस CO2 कैप्चर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखो, इंडिया का पहला ऑपरेशनल PM मित्रा पार्क जो है वो लोकेटेड है कौन सा सिटी में, तो वारंगल तेलंगाना। पहला ऑपरेशनल PM मित्रा पार्क जो है वो तेलंगाना वारंगल सिटी में लोकेटेड है। और ये ऑपरेशनल PM मित्रा पार्क जो है ना, PM मित्रा पार्क, ये डेवलप किया गया है काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के द्वारा, जो कि इंडिया का पहला ऑपरेशनल PM मित्रा पार्क बन रहा है। वारंगल जो है एज एन कैपिटल है काकतिया डायनेस्टी का, और तेलंगाना जो है उनका फॉर्मेशन आप देखो कि 2 जून 2014 को हुआ था। कैपिटल जो है इसका हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, इंडिया का पहला ऑपरेशनल PM मित्रा पार्क जो है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ये बेसिकली काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क से नाम जानते हैं। ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, फुल फॉर्म आप देखोगे PM मित्रा का, तो प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। क्या? प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है, जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्रिएट करेगा वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स को, और रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट और इम्प्रूव करेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखो, हाउ मेनी PM मित्रा पार्क जो है वो अप्रूव किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 7 PM मित्रा पार्क जो है वो एज इन अप्रूव किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 7 हम लोग कौन सा देखेंगे, तो देखो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ठीक है, 4 इधर हो गया, और तमिलनाडु और कर्नाटका में है। ये पार्क जो है बेसिकली एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखो कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल फॉर अ ग्रीन फील्ड PM मित्रा प्रोजेक्ट, तो मैक्सिमम सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो कितना दिया जाएगा, 500 करोड़। कितना? 500 करोड़। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है बेसिकली डेवलप करता है फ्रॉम स्क्रैच ऑन द न्यू लैंड, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सपोर्ट जो अट्रैक्ट करेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट को। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल फॉर ब्राउन फील्ड PM मित्रा पार्क, तो PM ब्राउन फील्ड के लिए वो 200 करोड़ और ग्रीन फील्ड के लिए 500 करोड़। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 79 कि फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो उससे पब्लिक PDS शॉप में जो है वो बेसिकली काम करेगा। तो ये कौन से स्टेट में, तो गुजरात ऐसा पहला स्टेट बनता है जिसमें CBDC जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड PDS डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जो बेसिकली पहले क्या होता था, आधार ऑथेंटिफिकेशन से ऐसे फ्री राशन दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो CBD सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी, मतलब बेसिकली डिजिटल करेंसी, डिजिटली आपको कूपन दे दिया जाएगा, और उस कूपन को जाके कुछ PDS शॉप में बताओगे तो आपको एज एन सब्सिडाइज रेट में खाना मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एज एन आपको अनाज मिल जाएगा। बेनिफिशियरी जो है डिजिटल कूपन लिंक जो फूड ग्रेन के द्वारा, मतलब फूड ग्रेन के लिए मिलेगा उनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखो, व्हाट इज़ द डिजिटल करेंसी सिंबल यूज्ड
इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क, तो ई रूपी वो एक डिजिटल रूपी है जो इशू किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सीबीडीसी जो है एक लीगल टेंडर है डिजिटल फॉर्म में। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट आप देखोगे 1 अप्रैल 1935 को हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और आरबीआई के प्रेजेंटली गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 81 क्वेश्चन नंबर 81 में देखोगे अंडर सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजिटल फूड कूपन जो है वो एज इन रिडीम किया जाएगा एट सम आउटलेट। तो आंसर देखो कहाँ से, तो फेयर प्राइस शॉप से। वो आउटलेट का नाम क्या है, तो फेयर प्राइस शॉप, उससे एज इन सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया जाएगा। ठीक है, तो रिडीम वहीं से हम लोग एज इन फेयर प्राइस शॉप से पैसा रिडीम मतलब अनाज रिडीम करेंगे। बेनिफिशियरी जो है वो रिडीम कर सकते हैं सीबीडीसी कूपन ओनली एट ऑथराइज्ड फेयर प्राइस शॉप। ये इंश्योर करेगा मनी को जो कि यूज़ किया जाएगा ओनली फॉर फूड ग्रेन परचेस के लिए, मतलब आप उस कूपन से सिर्फ फूड ग्रेन ही एज इन परचेस कर सकते हो, ये इसका ये कहना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखो कि अंडर विच एक्ट आर फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सीबीडीसी लिंक्ड कूपन इन गुजरात। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्रू सीबीडीसी लिंक करेगा गुजरात में। ठीक है, बेसिकली पीडीएस जो है वो एज ए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसके बाद एनएफएसए जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में। ये लीगल एंटिटी है जो एलिजिबल है हाउस होल्ड को कि वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन पहुंचा पाए। कवर करता है 2/3 ऑफ द इंडियस पॉपुलेशन और इम्प्लीमेंट किया जाता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या किसके साथ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आगे देखो कि व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ सीबीडीसी बेस्ड फूड कूपन ओवर कन्वेंशनल कैश ट्रांसफ़र। तो दे आर द पर्पस स्पेसिफिक और कैन नॉट बी डाइवर्टेड थ्रू नॉन food expenditure. They are purpose specific and cannot be diverted off for food non food expenditure. Explanation देखोगे कैश ट्रांसफ़र जो है वो एज इन कैन बी स्पेंट ऑन एनी आइटम। सीबीडीसी फूड कूपन जो है वो एज इन यूज़ किया जा सकता है स्पेसिफिक फूड ग्रेन्स के लिए, इंश्योर करता है टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी, रिड्यूस करता है लीकेज को और इम्प्रूव करता है अकाउंटेबिलिटी को, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग क्या प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो एज इन स्टैब्लिश किया गया है कौन से स्टेट में, तो ये एज इन सनंद गुजरात में प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है गुजरात में। उसके बाद सनंद नियर अहमदाबाद गुजरात जो है एमर्जिंग है एज अ मेजर एरोस्पेस एंड सेमीकंडक्टर हब। सनंद जो है एज एन ऑलरेडी नोन एज ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, गुजरात कैपिटल गांधीनगर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो प्लांट का नाम जो गुजरात में सनंद में जो सेटअप करेगा उसका नाम क्या है, तो पामराव प्लांट क्या पामराव प्लांट। ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो सपोर्ट करेगा इंडिया के ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस सेक्टर्स को। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 86 देखो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा ऊपर देखो, इन स्पेस जो है वो एज ए रेगुलेटर काम करता है प्राइवेट स्पेस एक्टिविटी के लिए इंडिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखो कि एज एन स्टेट विथ which state will establish India's first state funded biosafety level 4 BSL4 laboratory। तो बायोसेफ्टी लेवल 4 एज इन लेबोरेटरी जो है वो गुजरात के द्वारा सेटअप किया जाएगा। लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में, फंड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा, स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का डिजीज़ सर्वेलेंस और बायोमेडिकल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात जो है एज इन होम ऑफ गिफ्ट सिटी है और इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है। उसके बाद यहाँ पे 87 नंबर देखो कि वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट फंडेड BSL4 लेबोरेटरी बी स्टैब्लिश। तो गांधीनगर गुजरात में BSL4 लेबोरेटरी इंडिया का पहला वो स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये एज इन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 फुल फॉर्म ऑफ BSL4 है क्या। तो ये बायोसेफ्टी लेवल 4 है जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल कंटेनमेंट है जो यूज़ करेगा एक्सट्रीमली डेंजरस पैथोजेंस को। क्या करेगा, एक्सट्रीमली डेंजरस पैथोजन को। ये बेसिकली BSL4 वो मतलब वो देखेगा, ध्यान देगा, स्टडी करेगा। रिसर्च वर्क जो है वो पॉजिटिव प्रेशर यूनिट सूट्स के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखो कि विच टाइप ऑफ पैथोजन आर
स्टडीड इन BSL-4 लेबोरेटरी। तो हाईली इन्फेक्शियस और डेंजरस पैथोजेंस जो है फॉर विच नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू वैक्सीन एग्जिस्ट, उसका ही एज एन यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। जैसे कि इबोला हो गया, मार्बर्ग वायरस हो गया, उन लोगों के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि विच इंडियन फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, मतलब इंडिया का पहला कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म जो है, मतलब एज इन ट्रैवलिंग के लिए, तो भारत टैक्सी है। ये कोऑपरेटिव बेसिस में है। आप लोगों ने अमूल का नाम सुना होगा, सुधा का नाम सुना होगा। ये बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो उसी तरह एज इन भारत टैक्सी भी चलेगा, जिसका कुछ प्रतिशत जो है वो बेसिकली वेलफेयर के लिए चला जाएगा, कंपनी के वेलफेयर के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और बाकी पैसा जो है वो एज इन ड्राइवर को चला जाएगा, ठीक है। देखो, ऑपरेट्स ऑन एन कोऑपरेटिव मॉडल, ये एज एन स्टेक होल्डर रैदर देन मियरली अ सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है, स्टेक होल्डर है। लॉन्च किया जाएगा जो प्रोवाइड करेगा फेयर अर्निंग टू द ड्राइवर, और करंटली ऑपरेशन है दिल्ली और गुजरात में, और प्लान किया गया है कि अपना एक्सपेंशन जो है बेसिकली कश्मीर टू कन्याकुमारी इस्टेब्लिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, अंडर विच एक्ट इज भारत टैक्सी रजिस्टर्ड, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। कौन सा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 के अंतर्गत भारत टैक्सी जो है वो रजिस्टर्ड है। यह दिन गवर्न करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेटिंग अक्रॉस द मल्टीपल स्टेट्स, और एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 2021 में, और इंडिया का पहला कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है वो है अमित शाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखो कि इन विच ईयर वॉज भारत टैक्सी इस्टेब्लिश, तो 2025 में इस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 2025 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखो कि हाउ इज़ मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइवर टू ज्वाइन भारत टैक्सी, तो 5 शेयर वर्थ ₹500, उतना शेयर होना चाहिए बेसिकली ड्राइवर का कि आप क्या कर सको, और ड्राइवर टू ज्वाइन भारत टैक्सी के लिए उतना ही ये है रिक्वायरमेंट है। ड्राइवर जो है वो एज एन कोऑपरेटिव मेंबर बनता है थ्रू शेयर्स ओनरशिप, मतलब इस शेयर का ओनरशिप आप लोगे तो ही आप एज एन टैक्सी को ओनर बनोगे। इनेबल करेगा पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके साथ आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कितना परसेंटेज ऑफ भारत टैक्सी प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 80%। क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे थे, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन द किलोमीटर ड्रिवन। रिमेनिंग 20% जो है वो एज इन रिटेन किया जाएगा कोऑपरेटिव कैपिटल्स के लिए, मतलब एज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स के लिए, और बाकी 80% जो है वो ड्राइवर को एज इन दिया चला जाएगा। उसके बाद 95 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ भारत टैक्सी प्रॉफिट्स विल बी रिटेन्ड एज अ कोऑपरेटिव कैपिटल, तो 20% जो है वो कोऑपरेटिव कैपिटल के लिए रख लिया जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय भारत टैक्सी ड्राइवर, तो पर्सनल इंश्योरेंस जो है वो एज इन 5 लाख है, जो बेसिकली कवर करेगा, प्रोवाइड करेगा भारत टैक्सी ड्राइवर को। ये अब यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे, प्रोवाइडेड अंडर द सारथी वेलफेयर फ्रेमवर्क, और इन्हांस करता है सोशल सोसाइटी फॉर ड्राइवर्स के लिए, और रिफ्लेक्ट करता है कोऑपरेटिव वेलफेयर प्रिंसिपल्स को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू भारत टैक्सी ड्राइवर, तो 5 लाख जो है वो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी देता है भारत टैक्सी। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज़, तो रामसर अवार्ड वेटलैंड वाइस यूज़ जो है वो एज एन जयश्री वेंकटेशन है। जयश्री वेंकटेशन जो को फाउंडर है चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट का, फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो एज एन फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस रामसर हाउस, क्या नाम है उनका, जयश्री वेंकटेशन, और रिसीव करती है फॉर आउटस्टैंडिंग वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट, और पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है विद द कंजर्वेशन ऑफ पलिकरनाई मार्च का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखोगे, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज को फाउंडर बाई रामसर अवार्ड विनर जयश्री वेंकटेशन, तो केयर अर्थ ट्रस्ट अवार्ड जो है वो जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है, बेस्ड चेन्नई तमिलनाडु में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि विच वेटलैंड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन विद वर्कर ऑफ रामसर अवार्ड विनर जयश्री वेंकटेशन, तो पलिकरनाई मार्श। कौन सा, पलिकरनाई मार्श जो है चेन्नई तमिलनाडु में, ये लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड है साउथ इंडिया का, जो इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है माइग्रेटरी बर्ड का। उसके साथ अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे ना कुछ एज एन इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने पॉइंट्स टू रिमेंबर भी ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है।
ये है क्या कि 100 रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है। 99 रामसर साइट जो है वो एज इन शिखा झील है। क्या शिखा झील है जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। 98 रामसर साइट जो है वो छारी डैम गुजरात है। 97 रामसर साइट जो है वो पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 रामसर ईरान में एज इन साइन किया गया था। एंटर्ड फोर्स होता है 1975 में। इंडिया ज्वाइन करता है एज इन 1 फरवरी 1982 को। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहला रामसर साइट जो है इंडिया का 1981 में चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में है। और एज इन केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। और स्टेट वाइज मैक्सिमम रामसर साइट आप देखोगे तो 20 है टोटल तमिलनाडु में। और उसके बाद यूपी है टोटल कितना एज इन 11। उसके बाद और बिहार में कितना है, तो बिहार में एज इन 6 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 कि विच वेटलैंड बिकेम इंडियाज 100 रामसर वेटलैंड। तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सूढ़ा टाल जो है जो कि यूपी लोकेटेड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है, वो एज इन 100 रामसर साइट बनते हैं, कॉमनली नोन एज सूढ़ा ताल। इंपॉर्टेंट हैबिटेट जो है बेसिकली माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स के लिए है। रामसर डेजिग्नेशन रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंपॉर्टेंस। बलिया जो है सिचुएटेड है नियर द कॉन्फ्लुएंस रीजन ऑफ गंगा एंड घग्गर रिवर सिस्टम्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 देखो, इंडिया का 100 रामसर साइट जो है वो लोकेटेड है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बलिया उत्तर प्रदेश में। उसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 विच वेटलैंड बिकेम द इंडिया 99th रामसर साइट। तो 99 रामसर साइट जो है वो एज एन शिखा झील है जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। एज एन सर्व करता है एज इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 देखो कि शिखा झील इंडिया का 99th बर्थ साइट है, रामसर साइट है जो लोकेटेड है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अलीगढ़ में। ये यूपी में प्रेजेंट है एज ए स्टेट। और ये आप देखोगे ये यहाँ पे अलीगढ़ जो है फेमस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। और फाउंडर एसोसिएटेड विद मूवमेंट जो है वो सैयद अहमद खान है। और साथ ही साथ यहाँ पे शिखा झील जो है वो एज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फ्रेश वाटर वेटलैंड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे कि विच वेटलैंड बिकेम इंडियाज 98 रामसर साइट। 98 रामसर साइट जो है वो छारी ढांड है, वो बेसिकली कच्छ गुजरात में लोकेटेड है। ये सीजनल वेटलैंड कंजर्वेशन है, सपोर्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस फॉर फ्लैमिंगो और वाटरफॉल के लिए है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 देखो, छारी ढांड रामसर साइट जो है वो लोकेटेड है कौन से स्टेट में, तो ये गुजरात में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। ये वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात। और ये होम है गिर नेशनल पार्क का, द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। उसके साथ ऑल्सो होस्ट द इंडियाज फर्स्ट IFSC एज गिफ्ट सिटी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 देखो, विच वेटलैंड बिकेम इंडियाज 97th रामसर साइट। तो एज इन पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कहाँ पे है, बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 108 इन विच कंट्री वॉज रामसर कन्वेंशन अडॉप्टेड। तो ईरान में 1971 में। ठीक है, उसको एज एन इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कब इम्प्लीमेंट होता है आप बताओ, मैंने बता दिया है। इन विच ईयर रामसर कन्वेंशन अडॉप्टेड, अच्छा 1971 में। और साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। और एंटर्ड फोर्स होता है 1975 को। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, जो कॉमेमोरेट करेगा अडॉप्शंस को। उसके बाद इन विच ईयर डिड रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, 1975 में। उसके साथ इसमें आप देखोगे मोर देन 170 कंट्रीज जो है वो एज एन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बॉडी बन जाते हैं। और इंडिया जो है 111 देखो, इंडिया जो है एज इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो बेसिकली रामसर कन्वेंशन का 1 फरवरी 1982 को बनता है। ठीक है, 1971 में आता है एज एन ये रामसर कन्वेंशन। 1975 में इन्फोर्समेंट मतलब एज एन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। इंडिया जो है 1 फरवरी 1982 को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है, ज्वाइन करता है शॉर्टली आफ्टर द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स। और सिंस देन इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है रामसर नेटवर्क में। और इंडिया के पास अभी टोटल 100 रामसर साइट्स हैं। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विच क्वेश्चन 112 वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डे को, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वो बेसिकली अडॉप्शन है रामसर कन्वेंशन का, ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली, जो रेस करेगा अवेयरनेस अमॉन्ग द वेटलैंड कंजर्वेशन। और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं कि विच वेयर इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट। तो चिल्का लेक और केलादेव नेशनल पार्क जो है वो एज एन उड़ीसा में है। चिल्का लेक वो एज एन
फर्स्ट रामसर साइट है, बोट डेजिग्नेटेड इन 1981। चिल्का लेक जो है लोकेटेड है उड़ीसा में। केलादेव नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है राजस्थान में। केलादेव जो है एज एन फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 114 देखोगे कि विच सिटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्थेमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल ऑप्थेमोलॉजी। उसके बाद ये बेसिकली ये मानेकशॉ सेंटर में एज इन वहाँ पे हुआ था। उसके बाद ऑप्थेमोलॉजी जो है वो एज इन ब्रांच है मेडिसिन डीलिंग विथ द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर। और न्यू दिल्ली जो है एज ए नेशनल कैपिटल है इंडिया का, ये तो पता होगा। क्वेश्चन 115 देखो, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो एज इन कहाँ पे हुआ था? तो एज इन मानेकशॉ सेंटर, कहाँ पे? मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था। नेम्ड आफ्टर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और इंडिया का पहला फील्ड मार्शल है सैम मानेकशॉ, और ही प्लेड एन क्रूशियल रोल इन इंडियाज विक्ट्री 1971 इंडो पाक वॉर में। मानेकशॉ सेंटर जो है वो लोकेटेड है दिल्ली कंटेनमेंट में। उसके 116 देखोगे, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? तो कर्नाटका। ये लॉन्च किया गया है बेंगलोर में। नेम जो है बेसिकली COE स्पेस टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है। एम इसका कन्वर्ट करना है स्पेशल इनोवेशंस इनटू कमर्शियल वायबल टेक्नोलॉजी। कर्नाटका जो है कर्नाटका जो है ऑफन कॉल्ड एज अ स्पेस कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु जो है वो एज इन हाउस है इसरो का हेडक्वार्टर का। क्वेश्चन 117 देखोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? तो COE स्पेस टेक फाउंडेशन है। एक्सप्लेनेशन देखोगे, स्टैब्लिश किया गया बेंगलोर में एज एन डिज़ाइन टू ब्रिज द रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन, और सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को, इनोवेशंस को और अडॉप्शन स्पेस टेक्नोलॉजी को। क्वेश्चन 118 देखोगे, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड? तो बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर जो है इसको हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर इसका इसरो है। हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी यहीं पे है, और मेजर हब है एरोस्पेस और IT इंडस्ट्रीज़ का। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, विच ऑपरेशन लेड द इंडियाज फर्स्ट एवर सीजर ऑफ कैप्टगांव एंड ऑल्सो नोन एज जिहादी ड्रग? तो एज एन ऑपरेशन रेज पिल। क्या? ऑपरेशन रेज पिल जो है, जो कि नेशनल कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था, रिजल्ट करता है पहला एज इन सीजर ऑफ कैप्टागॉन इन इंडिया, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंडिया का एफर्ट टू कॉम्बैट इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। NCB जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है 1982 को अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट 1985 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। उसके क्वेश्चन नंबर 120 देखो कि कौन सा एजेंसी है जो कंडक्ट करता है ऑपरेशन रेज पिल? रेज पिल जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया जाता है। ये अपेक्स ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया का, फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। स्टैब्लिश हुआ है 1986 को, और कोऑर्डिनेट करता है विद इंटरनेशनल एजेंसी अगेंस्ट नारकोटिक ट्रैफिकिंग, वर्क क्लोजली विद एन इंटरपोल, कस्टम्स एंड स्टेट पुलिस एजेंसीज से। अब यहाँ पे अगर कोई फैक्ट देखोगे, 100 रामसर साइट जो है वो एज इन जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, जो एज इन हम लोग सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, बलिया में है, एज इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 99 रामसर साइट शिखा झील है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और 98 जो है वो छारी ढांड है, ये गुजरात में है। और 97 जो है पटना बर्ड सेंचुरी, ये भी यूपी में है। रामसर कन्वेंशन ईरान में 1971 को आया था। इंडिया ज्वाइन करता है 1982 को। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया जो है वो चिल्का लेक और सुंदरबन और केलादेव नेशनल पार्क है। पहला इंटरनेशनल ऑप्थेमोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है बेसिकली कॉन्फ्रेंस, ये एज इन न्यू दिल्ली में है। पहला स्टेट लेड स्पेस टेक COE जो है वो कर्नाटका बेंगलोर है। और ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन रैगपिल, NCB के द्वारा। और कैप्टगांव जो है वो एज इन जिहादी ड्रग के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121, जो कहता है कि विच ड्रग वाज सीज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर ऑपरेशन रेज पिल? तो रेज पिल के अंतर्गत बेसिकली कैप्टागॉन, ये जो ड्रग जो है ना वो एज इन क्या किया गया था? सीज किया गया था। ठीक है, अगर आप ऊपर में देखोगे, देखो एज इन कैप्टागॉन को क्या बोला गया है? जिहादी ड्रग्स बोला गया है। ऑपरेशन रेज पिल जो है बेसिकली नारकोटिक क्राइम ब्यूरो के द्वारा ये एज इन ये रेड किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग ये देखें। देखो ये ना एक्सप्लेनेशन जो है ना क्विक रिविजन इसीलिए है क्योंकि आपको तुरंत रिवाइज हो पाए। ठीक है,
देखो यहाँ पे आप देखोगे जिहादी ड्रग बोला गया है, किसको जिहादी ड्रग बोला गया है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक और छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रेज पिल में कैप्टागन को पकड़ा गया है। कैप्टागन जो है बेसिकली इसको हम लोग जिहादी ड्रग के नाम से बोल रहे हैं। ये इंडिया का पहला सीजर ऑफ कैप्टागन जो है वो एज एन अंडर ऑपरेशन रेज पिल के अंदर हुआ था। ऑपरेशन जो है वो ये कंडक्ट किया गया था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत। कैप्टागन जो है फ्रीक्वेंटली लिंक्ड है टू मिलिटेंट ग्रुप जो ऑपरेट करता है मिडिल ईस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ड्रग है जो एज इन पॉपुलरली नोन है जिहादी ड्रग, तो वो कैप्टागन है। देखो मल्टीपल टाइम्स इसलिए रिपीटेड है क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाएगा। आप एक बार इस अगर लेक्चर वीडियो सीरीज को पूरा देख लोगे 500 क्वेश्चन, लगभग कितना क्वेश्चन रहेगा? अगर मैं 500 करके भी अगर 2-3 वीडियो ले आता तो 2000 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2000 क्वेश्चन में आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो देखो विच ड्रग इज पॉपुलरली नोन एज जिहादी ड्रग, तो ऐसे ये कैप्टागन है। कैप्टागन जो है उसे हम लोग जिहादी ड्रग बोलते हैं। ये नंबर जो है नेम जो है इमर्ज है बिकॉज द ड्रग वॉज एलिजिबली यूज बाई एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप इन मिडिल ईस्ट। उसके साथ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं कि विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पुअर मैंस कोकेन, तो कैप्टागन जो है वो एज एन पुअर मैंस कोकेन का नाम भी बोला गया है। कैप्टागन जो है चीपर देन कोकेन होता है, इसीलिए पुअर मैन का कोकेन इसको बोला गया है, ठीक है। उसके साथ अगर 124 देखेंगे कि एज इन व्हाट इज द साइंटिफिक और फार्मास्यूटिकल नेम ऑफ कैप्टागन, तो एज इन इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एज फेनीथाइलिन है। क्या है? फेनीथाइलिन। क्या है? फेनीथाइलिन। उसके साथ आगे हम लोग देखते हैं कैप्टागन जो है वो एज इन स्ट्रीट नेम है फेनीथाइलिन का, जो डेवलप किया गया था 1960 में। इनिशियली जो है प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर अटेंशन डिसऑर्डर्स और नार्कोलेप्सी के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखोगे कि इन विच डिकेड वॉज फेनीथाइलिन जो है कैप्टागन फर्स्ट डेवलप्ड 1960 में। फेनीथाइलिन जो है वो पहली बार डिस्कवर किया गया था, है ना, डेवलप किया गया था। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल स्टिमुलेंट से डेवलप किया जाता है, मतलब मेडिकली देखो इसको हम लोग बिफोर कंसर्न रिगार्डिंग एब्यूज एंड एडिक्शंस इमर्ज्ड। उसके साथ मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इतना आपको याद रखना है कि फेनीथाइलिन जो है वो 1960 के टाइम पीरियड में बेसिकली इसको डेवलप किया गया था। इसका नाम जो है वो कैप्टागन है। ये पुअर मैंस कोकेन इसको बोला जाता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इसको पकड़ा था, है ना। ये पुअर मैंस कोकेन हो गया, जिहादी ड्रग इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये एज एन ऑपरेशन रेज पिल में इसको पकड़ा गया था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 126 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसऑर्डर वॉज फेनीथाइलिन ओरिजिनली डेवलप्ड, तो फेनीथाइलिन को ना एज एन ये अटेंशन डिसऑर्डर एंड नार्कोलेप्सी, अटेंशन डिसऑर्डर और नार्कोलेप्सी के लिए इसको सबसे पहली बार डेवलप किया गया था 1960 में। तो नार्कोलेप्सी जो है एक न्यूरोलॉजिकल मतलब दिमागी प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बेसिकली एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस के लिए होता है, मतलब डे टाइम में एक्सेसिव सोने से होता है, ठीक है। फेनीथाइलिन जो है वो यूज़ किया जाता है एक स्टिमुलेंट मेडिसिन की तरह बिफोर इट्स बीइंग बैंड। वहीं पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे सिमिलर स्टिमुलेंट ड्रग जो है वो अभी भी फिलहाल भी यूज़ मतलब अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरवेंशन में यूज़ किया जाता है, दिया जाता है लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखोगे व्हाट वाई इज कैप्टागन बैंड इंटेंशनली, तो ड्यू टू हाईली एडिक्टिव नेचर्स की वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर 128 देखोगे कोकेन जो है वो ऑब्टेन्ड होता है लीव्स ऑफ विच प्लांट, तो कोकोआ प्लांट। कोकेन जो है वो लीव्स ऑफ कोकोआ प्लांट से बेसिकली ऑब्टेन्ड होता है। साइंटिफिक नेम इसका जो है वो एरिथ्रोजाइलम, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका, और नेटिव टू साउथ अमेरिका है। लीफ जो है बेसिकली ट्रेडिशनली यूज़ किया गया है बाय इंडिजीनियस कम्युनिटीज इन एंडेस रीजन में। कोकेन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम द प्रोसेस्ड कोकोआ लीव्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 देखो कोकोआ प्लांट जो है वो नेटिव है कौन से कंट्री का? साउथ अमेरिका। कोकोआ प्लांट जो है वो नेटिव है साउथ अमेरिका का। उसके साथ ये मेनली कल्टिवेटेड इन कोलंबिया, पेरू और बोलीविया। कहाँ पे? कोलंबिया, पेरू और बोलीविया। उसके बाद ये इसको कोकोआ कल्टिवेशंस के लिए बोला जाता है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं रूपा बेयर जो है वो पहले इंडियन एथलीट बनते हैं इन विच स्पोर्ट टू अचीव वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 5, तो टाइकोंडो। तो आपको ये याद रखना है कि रूपा बेरो जो है कौन? रूपा बेरो ये बेसिकली फर्स्ट इंडियन एथलीट है इन विच स्पोर्ट टू अचीव द वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 5, तो टाइकोंडो। रूपा बेरू जो है वह अरुणाचल प्रदेश की है और ये फर्स्ट इंडियन टाइकोंडो एथलीट बनी है टू अचीव द रैंक 5। हर अचीवमेंट जो है कंसिडर्ड है लैंडमार्क फॉर इंडियन टाइकोंडो। रूपा बेयर जो बिलोंग करती कौन सा स्टेट से? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। गवर्नर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम
परनैक हैं और नोन एज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो एज इन बाई एरिया में देखोगे तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना, ठीक है। आसाम भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाई एरिया में तो आसाम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन 132 देखोगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू करता है ग्लोबल रैंकिंग इन टाइकोंडो, तो वर्ल्ड टाइकोंडो जो है वो ग्लोबल रैंकिंग इन टाइकोंडो इशू करता है। ये गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स ऑफ टाइकोंडो के लिए, फॉर्मली इसको वर्ल्ड टाइकोंडो फेडरेशन WTF के नाम से जाना जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है ओलंपिक टाइकोंडो इवेंट्स के लिए, रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल टाइकोंडो कमेटी के द्वारा, किनके द्वारा, इंटरनेशनल टाइकोंडो ओलंपिक कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 देखो कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टाइकोंडो जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो सियोल साउथ कोरिया में। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टाइकोंडो जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो सियोल साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया जो है वो बर्थ प्लेस ऑफ टाइकोंडो है, ठीक है। तो फिर से बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टाइकोंडो लोकेटेड सियोल साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया को बर्थ प्लेस ऑफ टाइकोंडो बोलते हैं। कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया जो है सियोल है। करेंसी साउथ कोरिया का वोन है। और सियोल जो है एज एन होस्ट करता है हेडक्वार्टर ऑफ सेवरल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। देखो सही में मेरा यही कहना है कि इस PDF के हेल्प से कुछ भी डेटा, भले मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, लेकिन वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ जा रहा हूँ कि ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है और इतना ही रिपीट हो रहा है कि वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 134 देखो, इंडिया का पहला रिवराइन लाइट हाउस जो है वो डेवलप किया गया है कौन से रिवर पे, रिवराइन लाइट हाउस, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे रिवराइन लाइट हाउस जो है वो बिल्ड किया गया है। पहला रिवर बेस्ड लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में है। पहला रिवर बेस्ड लाइट हाउस प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया जो इम्प्रूव करेगा इनलैंड वाटरवे नेविगेशंस को, किसको इम्प्रूव करेगा, इनलैंड वाटरवे नेविगेशंस को। इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। क्या हम लोग बना रहे हैं, रिवराइन लाइट हाउस, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर में। ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, प्रोजेक्ट जो है इंडिया में हो रहा है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो एशिया का मेजर रिवर है। इंडिया का पहला, क्वेश्चन 135 देखो, इंडिया का पहला रिवराइन लाइट हाउस जो है एसोसिएटेड है कौन से नेशनल वाटरवे से, तो नेशनल वाटरवे जो है वो 2 है, नेशनल वाटरवे 2 है। टोटल नेशनल वाटरवे आप देखोगे कितना है, तो 111 है। 1 कौन सा है ये बताओ, और 2 एज इन, ये मैंने यहाँ पे एज इन ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है ये बता दिया। 3 बता दो आप, ठीक है। एज इन मुझे लग रहा है इस PDF में वो भी है, लेकिन अगर अभी आपको याद आ रहा है तो आप यह बता दो। देखो देखो अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और ये सब अगर नहीं अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत कुछ छूट रहा है ना, इसका मतलब कि फुल क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं किए हैं हम लोग, इसीलिए और भी सारा क्वेश्चन इसमें एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो एक्सटेंड करता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। ये रन करता है सदिया टू डुबरी, कहाँ पे, सदिया टू डुबरी इन आसाम में। डिक्लेयर किया गया नेशनल वाटरवे इन 1998, कौन सा, नेशनल वाटरवे 2 जो है वो 1988 में डिक्लेयर किया गया है ना, नेशनल वाटरवे 2 मैनेज किया गया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, IWAI के द्वारा। 136 देखोगे कि 4 लोकेशन बताइए आसाम में जो बेसिकली सेलेक्टेड है मॉडर्न रिवर लाइट हाउस के लिए। तो 4 लोकेशन जो है वो आसाम में जो सेलेक्ट किया गया है फॉर मॉडर्न रिवर लाइट हाउस के लिए, तो वो है पांडू, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट। पांडू, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट जो है वो एज इन आसाम में है, जो सेलेक्ट किया गया है मॉडर्न लाइट हाउस रिवर लाइट हाउस के लिए। ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक नेविगेशन पॉइंट है ब्रह्मपुत्रा में, इंटेंडेड टू इम्प्रूव द सेफ्टी और रिवर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इस पांडू रिवर लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रपोज, तो पांडू, देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना पांडू, तो पांडू कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो एज इन ये कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुवाहाटी के नज़दीक में है। इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट हब है। गुवाहाटी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लार्जेस्ट एज इन स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, और गुवाहाटी जो है लार्जेस्ट सिटी है। उसके बाद बोगाबिल, देखो यहाँ पे बोगाबिल जो है, बोगीबिल, क्वेश्चन 138 देख रहे हैं, बोगीबिल लाइट हाउस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो एज इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये यहाँ पे पांडू जो है वो कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में है। और नागांव डिस्ट्रिक्ट जो है, नागांव, ये 139 वाला सीलघाट रिवर लाइट हाउस जो है वो प्रपोज्ड है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये नागांव डिस्ट्रिक्ट में है, जो बेसिकली सेंट्रल आसाम पे है। और विश्वनाथ घाट रिवर लाइट हाउस प्रपोज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में इटसेल्फ में है, ठीक है। ये क्वेश्चन 140 तक हम लोग ने देख लिया। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो कि कैप्टागॉन क्या था, ये बेसिकली फेनीथाइलिन था। कैप्टागॉन जो है जिहादी ड्रग बोला जाता है, ये पुअर मैंस कोकेन है। कोकोआ प्लांट जो है वो एज इन साइंटिफिक नेम इसका आप देखोगे तो क्या है, एर्थीरोजाइलम कोकोआ। कोका जो है बेसिकली प्लांट है जो नेटिव है साउथ अमेरिका का। और रूपा बेयर जो है वो पहले इंडियन टाइकोंडो एथलीट है जो अचीव करती है एज इन वर्ल्ड टाइकोंडो वर्ल्ड रैंकिंग 5।
उसके बाद वर्ल्ड टाइकोंडो हेडक्वार्टर जो है वो सियोल साउथ कोरिया में है। पहला रिवराइन लाइट हाउस जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है। 4 लाइट हाउस लोकेशन जो है पांडु, बोगापील, सिलीघाट, विश्वनाथ घाट एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 141 से लेके, ये भी इंक्लूड हो रहा है, 141 से लेके 160 तक क्या क्या रहेगा, तो फंक्शंस ऑफ लाइट हाउस रहेगा, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी एट ढोलेरा रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक जोन रहेगा जो एज इन एक्ट 2005 है, एशिया का पहला इकोनॉमिक EPZ रहेगा, है ना। उसके बाबा कल्याणी कमेटी के बारे में हम लोग देख लेंगे, बिहार SEZ के बारे में देख लेंगे, काव कल्चर म्यूजियम देख लेंगे, क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी, ड्रोन सिटी और नेट जीरो विलेज पंचायत और भविता मंडव एंड चैनल, ये सब देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लाइट हाउस देखोगे तो असिस्ट करता है शिप्स को। क्या करता है? शिप्स को असिस्ट करता है और बोट्स को इन सेफ नेविगेशंस के लिए। लाइट हाउस जो है एक टावर इक्विप विद पावरफुल लाइट और नेविगेशन एड है। क्या है? एक टावर है जिसमें लाइट रहता है और वो एज इन बताता है किसी शिप को कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। ये हेल्प करता है मरीनर आइडेंटिटी कोस्टलाइन के लिए ये जानकारी देता है, पोर्ट्स के लिए जानकारी देता है, साथ ही साथ नेविगेशनल चैनल के लिए जानकारी देता है। प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट्स को कॉस्ड बाई एज इन रॉक, रीफ और सैंड बार से। वहीं पे लाइट हाउस जो है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फॉग, स्टॉर्म एंड नाइट टाइम नेविगेशंस के लिए। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन लाइट हाउस वो अब मतलब ओल्डेस्ट नोन लाइट हाउस अगर आपको पता होगा तो लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, जो एज इन फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी बोला जाता है। ये इजिप्ट में है और ये एज इन 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड है। क्या है? 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड है। कौन सा? लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये क्या है? ओल्डेस्ट लाइट हाउस जो है प्रेजेंट है। उसके साथ अगर क्वेश्चन 142 देखोगे कि कौन सा कंडीशन है जो लाइट हाउस जो मोस्ट यूजफुल होता है, तो नाइट टाइम में, रात के टाइम पे, फॉग के टाइम पे, जब पुअर विजिबिलिटी कंडीशन होता है ना, क्वेश्चन 142 तुम लोग देख रहे हैं, जब पुअर विजिबिलिटी होता है उस कंडीशन में ये बेसिकली आप देखोगे लाइट हाउस जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ये एज इन विजुअल नेविगेशंस का काम करते हैं, हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए लोकेशंस को। और मॉडर्न लाइट हाउस जो है बेसिकली वो यूज़ करता है GPS, रडार और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशंस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 देखो, इंडिया का पहला AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा कौन से प्लेस में? तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है वो धोलेरा गुजरात में सेटअप किया जाएगा। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, तो फैसिलिटी जो है वो डेवलप किया जाएगा टाटा सेमीकंडक्टर के द्वारा और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ढोलेरा जो है वो पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का। उसके साथ ढोलेरा जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, DSIR है। इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। क्या है? ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है इंडिया का पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 144 देखोगे कि कौन सा कंपनी है जो डेवलप कर रहा है इंडिया का पहला AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी? तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डेवलप कर रहा है इंडिया का पहला AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को। ये आप देखोगे ये पार्ट है टाटा ग्रुप का। फाउंडर जो है टाटा ग्रुप के जमशेदजी टाटा है, 1868 में याद रखोगे। टाटा स्टील जो है वो 1908 में एज इन या फिर 1907 में जमशेदपुर में हुआ था, लेकिन जमशेदजी टाटा जो है टाटा ग्रुप के फाउंडर जो है वो एज इन 1868 में ये फाउंड करते हैं। चेयरमैन जो है टाटा ऑफ सन्स का तो नटराजन चंद्रशेखरन है। और टाटा ग्रुप जो है ऑपरेट होता है इन ऑटोमोबाइल्स, IT, स्टील, एविएशन और सेमीकंडक्टर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या मैंने सोशियो इकोनॉमिक जोन बोल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया में वो गवर्न किया गया है विच एक्ट के? तो सोशियो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट 2005 के अकॉर्डिंगली जो बेसिकली गवर्न किया गया है। ये प्रमोट करता है एक्सपोर्ट्स को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ये एज ए फोर्स में 2006 में आया था। एक्ट जो 2005 में आया था और ये फोर्स एज इन 2006 में आया था। प्रोवाइड करता है टैक्स इंसेंटिव्स और सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस को। SEZ जो है बेसिकली ये ट्रीट करता है एज अ फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड ऑपरेशंस और कस्टम ड्यूटीज़ के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 146 देखो, कौन सा ईयर में SCZ एक्ट कम इनटू फोर्स? तो फोर्स में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, केम इनटू फोर्स इन 2006, रिपीट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे रिप्लेस करता है किसको? तो रिप्लेस करता है ये एज एन अर्लियर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ मॉडल को। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 147 देखो, हाउ आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रीटेड बाई कस्टम्स एंड ट्रेड पर्पसेस? तो ये फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर ट्रेड ऑपरेशंस के लिए। उसके साथ यहाँ पे 148 देखो, हाउ मेनी नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एज इन इंडिया में है अकॉर्डिंग टू द लेक्चर? तो यहाँ पे एज इन 368 है। इंडिया जो है बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन नेटवर्क है वर्ल्ड में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट टू एक्सपोर्ट एंड
एम्प्लॉयमेंट के लिए। मेजर एग्जांपल देखोगे तो गिफ्ट सिटी और श्री सिटी है। क्या है? गिफ्ट सिटी और श्री सिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 देखो कि SEZ जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली कितना इकोनॉमिक आउटपुट बाय दिसंबर 2025। SEZ जो है वो जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली कितना इकोनॉमिक आउटपुट बाय दिसंबर 2025। तो ये लगभग 11.70 लाख करोड़ का एज इन ये क्या करता है, इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है। रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ SEZ टू इंडियाज इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 150 देखो कि हाउ मेनी जॉब्स हैव SEZ क्रिएटेड टू दिसंबर 2025। तो लगभग मोर देन 31.73 लाख करोड़ जॉब जो है वो जनरेट कर दिया है। उसके साथ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बिहार में है। तो बिहार में जो बेसिकली आप देखोगे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कौन सा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार के पास 2 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके साथ देखो यहाँ पे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो लोकेटेड बिहार में है। क्वेश्चन 152 देखते हैं। तो एक नवानगर जो कि बक्सर में है और एज इन कुमार बाग जो वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। प्लीज आप याद रखोगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर वाइल। देखो नवानगर जो बक्सर में है और कुमार बाग जो है वो वेस्ट चंपारण में है। वो 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि बिहार में लोकेटेड है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। तो हो गया हमारा 152। जो नवानगर SEZ जो है वो लोकेटेड है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में और कुमार बाग SEZ जो है वो एज इन चंपारण वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वेस्ट चंपारण जो है इसको हम लोग एज इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए एज इन बोला जाता है। 153 अगर देखोगे ना कि एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ जो है वो स्टैब्लिश कहाँ किया गया, तो कांडला गुजरात में। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कांडला गुजरात में इसको स्टैब्लिश किया गया है। वो एज स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। कंसिडर किया गया एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला जो है। बेसिकली इसको हम लोग एज इन नोन एज फॉर दीनदयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट को हम लोग दीनदयाल पोर्ट के नाम से ही बोलते हैं। वन ऑफ द इंडियाज मेजर पोर्ट है, लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे कि इन विच ईयर वॉज एशियाज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। तो 154 में देखोगे तो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो 1965 में एज एन क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। इन विच ईयर एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्टैब्लिश तो 1965 में। ये मॉडल जो है इवॉल्व होता है SEZ फ्रेमवर्क से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ये बेसिकली इवॉल्व होता है। उसके बाद 155 देखोगे कि विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियाज SEZ पॉलिसी। तो बाबा कल्याणी कमेटी जो है, बाबा कल्याणी कमेटी ये एज इन क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं इंडिया को कि रिफॉर्म करना है इंडिया के SEZ पॉलिसी में। यहाँ पे देखो सबमिट करता है रिपोर्ट 2018 में, रिकमेंड ट्रांसफॉर्मिंग SEZ इनटू एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट हब्स और सजेस्ट करता है इंटरनेशनल इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन। 156 देखोगे कि कौन सा ईयर में डिड बाबा कल्याणी कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट ऑन SEZ रिफॉर्म्स में। तो बाबा कल्याणी कमेटी जो है वो सबमिट करते हैं अपना रिपोर्ट एज इन 2018 में। कब? तो 2018 में बाबा कल्याणी जो है वो सबमिट करते हैं अपना रिपोर्ट इन SEZ रिफॉर्म्स में। एक्सप्लेनेशन देखोगे ये प्रपोज किया गया है मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और एम्फेसाइज करता है एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कम्पिटिटिवनेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 157 देखो कि कौन सा सिटी है जिसको हम लोग इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC बोलते हैं। तो गिफ्ट सिटी जो है वो इंडिया का पहला, जो कि कहाँ है, गुजरात में है ना, गुजरात में है। तो ये क्या है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो कि गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। ये आप देखोगे फुल फॉर्म तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और हाउस है ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA का, और ऑफन कंपेयर्ड विद ग्लोबल फाइनेंशियल हब जैसे कि दुबई और सिंगापुर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 देखो कि इन विच स्टेट इज श्री सिटी अ प्रोमिनेंट SEZ लोकेटेड। तो आंध्र प्रदेश में एज इन देखो गिफ्ट सिटी के बारे में तो बहुत कोई जानता होगा, श्री सिटी के बारे में आपको जानना है तो वो आंध्र प्रदेश में है। ये एज इन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर में है। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जो अट्रैक्ट करता है लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स को। उसके बाद 159 देखो कौन सा स्टेट है जो कि स्टैब्लिश करता है इंडिया का पहला काव कल्चर म्यूजियम। काव कल्चर म्यूजियम जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो स्टैब्लिश करता है, उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ये बेसिकली इस्टेब्लिश्ड है, इंटेंडेड टू शो केस द रिलीजियस, कल्चरल, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ द काव। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 160 देखते हैं, इंडिया का पहला काव कल्चर म्यूजियम जो है वो स्टैब्लिश किया गया है कैंपस ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी मथुरा में। और म्यूजियम जो है बेसिकली रिलीजियस
सिग्निफिकेंस मतलब ठीक है, आप एक बार देख लोगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, वेटरनरी स्कूल यूनिवर्सिटी में। उसके साथ अगर रिविजन्स आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर नेशनल वाटरवे 2 AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी धुलेरा गुजरात में। डेवलपर जो है वो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो इन 2005 में इफेक्टिव हुआ था 2006 में, तो एक्ट जो है 2005 में आया था, इफेक्टिव हुआ था 2006 में। नोटिफाइड एज SEZ जो है वो कितने हैं टोटल, 368 है। SEZ का आउटपुट आप देखोगे तो 11.76 लाख करोड़ है और जॉब जो है 31.73 लाख प्लस है। बिहार का एज एन SEZ जो है वो नावानगढ़ आप देखोगे जो कि बक्सर में है और कुमार बाग जो है वो वेस्ट चंपारण में है। एशिया का पहला ये EPZ जो है वो कांडला 1965 में है। रिफॉर्म कमेटी जो है वो बाबा कल्याणी कमेटी है। IFSC जो है वो गिफ्ट सिटी गुजरात है। श्री सिटी जो है वो एज इन आंध्र प्रदेश में है ना। फर्स्ट काउ म्यूजियम जो है वो एज इन मध्य प्रदेश मथुरा उत्तर प्रदेश में है। म्यूजियम कैंपस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा 161 से 180 क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो NIELIT डिस्कस करेंगे, क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी अमरावती डिस्कस करेंगे, फर्स्ट AI बेस्ड अटेंडेंस लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ड्रोन सिटी कुरनूल डिस्कस करेंगे, बेला ग्राम पंचायत नेट जीरो विलेज है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद शारदा गवधन मेनोपॉज क्लिनिक, भविता मांडव, चैनल फैशन हाउस और टोटल मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स वो थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे चलो सबसे पहले 161 देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो MOU साइन कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो एस्टैब्लिश करेगा इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। तो NIELIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो MOU साइन कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ, जो एस्टैब्लिश करेगा इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को। NIELIT जो है वो फंक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, फॉर्मली इसको हम लोग ऐसे DOEACC सोसाइटी बोलते हैं, वर्क करता है इन स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। हेड क्वार्टर देखोगे NIELIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो न्यू दिल्ली में है। फंक्शंस करता है ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर MITI। उसके बाद क्वेश्चन 162 देखोगे कि फुल फॉर्म देखोगे NIELIT का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो एज इन MIETI के अंदर MITI के अंदर आता है। और साथ ही साथ ये कंडक्ट करता है O लेवल, A लेवल, B लेवल और अदर IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को। क्वेश्चन नंबर 163 देखोगे इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा किस सिटी में, तो एज इन अमरावती आंध्र प्रदेश में। क्या क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। ये एज इन प्रपोज कर रहा है अपना सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, प्लान करता है ना बैंक ऑफ रिवर, मतलब प्लान्ड है बैंक ऑफ रिवर एज इन अमरावती जो है वो कृष्णा रिवर, नेम्ड आफ्टर एन एंशिएंट सतवाहना एरा ऑफ अमरावती। आप प्लीज़ इस वीडियो को 1.5 या 1.25 में मत देखो, 1 में देखो, क्योंकि मेरा स्पीड पहले ही से नॉर्मल है, ठीक है, मतलब एज इन स्पीड है वो, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड से थोड़ा ऊपर ही है और वैसे भी बहुत कवर करना है ना, तो आप प्लीज़ नॉर्मल स्पीड में देखिए उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 देखो कि कौन सा स्टेट है जो बेसिकली होस्ट करेगा इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। तो आंध्र प्रदेश जो है वो होस्ट करेगा इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को। आंध्र प्रदेश जो है इमर्जिंग हब है फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ ही साथ इट हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन सिटी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रहा है AI ड्रिवन गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 देखो कि ऑन विच डेट वॉज MOU जो है एज इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन करता है कि स्टैब्लिश करेगा इंडिया का पहला क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी। तो क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी ये हम लोग पूछ रहे हैं ना, ये तो आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है कृष्णा रवि के बैंक में। तो ये 20 फरवरी 2026 को इंडिया का पहला क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी का MOU साइन किया गया था। साइन किसके किसके बीच में किया गया था, तो NIELIT और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में। तो NIELIT है क्या, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, भूल गए क्या, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके साथ आप देखो क्वेश्चन 166 विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू इंट्रोड्यूस AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। तो AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है वो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में अब होगा AI बेस्ड लेजिस्लेटिव सिस्टम, मतलब अटेंडेंस सिस्टम। फिर यूज़ करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए और इंप्रूव करना है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 167 देखोगे कि विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है एज इन लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो आंध्र प्रदेश जो है वो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है वो लगवा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 168, इंडिया का पहला ड्रोन सिटी जो है वो प्रपोज किया गया है, जो स्टैब्लिश किया जाएगा इन विच सिटी? तो कुरनूल में इंडिया का पहला ड्रोन सिटी जो है वो प्रपोज किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा इन विच सिटी? तो कुरनूल में। एक्सप्लेनेशन देखोगे, लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, इंटेंडेड टू बिकम अ हब फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, सपोर्ट करेगा इंडिया का ग्रोइंग ड्रोन इकोसिस्टम्स को। उसके साथ यहाँ पे देखो ड्रोन रूल 2021 सिग्निफिकेंटली लिबरलाइज किया गया है ड्रोन ऑपरेशन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 169 देखोगे, कौन सा स्टेट है इंडिया में जो पहला ड्रोन सिटी बना है जो डेवलप करेगा? मतलब ड्रोन जो है, ड्रोन सिटी बीइंग डेवलप्ड, तो वो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है फोकस कर रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एस एआई, ड्रोन और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। कुरनूल जो है वो एक्सपेक्टेड टू बिकम अ मेजर इनोवेशन हब्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 170 देखोगे कि विच ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेट जीरो विलेज? क्या? फर्स्ट नेट जीरो विलेज पंचायत। तो बेला ग्राम और पंचायत जो है, कौन सा? बेला ग्राम पंचायत, वो एज इन क्या है? नेट जीरो, क्या है? नेट जीरो विलेज पंचायत। एक्सप्लेनेशन देखोगे, अचीव करता है नेट जीरो कार्बन एमिशंस, जो कि लोकेटेड है बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में। ये कंसिडर्ड है मॉडल फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए। नेट जीरो का मतलब क्या है? बैलेंस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विद देयर रिमूवल्स को। क्वेश्चन नंबर 171 देखो, इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज पंचायत जो है वो लोकेटेड है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? वो बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज पंचायत जो है वो लोकेटेड है एज इन बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज पंचायत जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। ये बेसिकली महाराष्ट्र में है। ये एज एन कॉल्ड एज अ राइस बाउल ऑफ महाराष्ट्र। तो बांद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं। उसके साथ यहाँ पे 172 देखते हैं, बेलाग्राम पंचायत जो है वो एज एन लोकेटेड है कौन से रीजन ऑफ महाराष्ट्र में? तो विदर्भा रीजन में है। ठीक है, बेलाग्राम रीजन, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना कि देखो यहाँ पे इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज पंचायत जो है वो बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में है और ये महाराष्ट्र में है। और बेलाग्राम पंचायत जो है वो लोकेटेड है कौन से रीजन ऑफ महाराष्ट्र में? तो विदर्भा रीजन में है, ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर जो है लार्जेस्ट सिटी है विदर्भा का। कौन सा? नागपुर। नागपुर जो है वो लार्जेस्ट सिटी है विदर्भा का। विदर्भा जो है एज एन नोन फॉर अ कॉटन प्रोडक्शंस और टाइगर रिजर्व्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं कि हु लेड द इनिशिएटिव दैट मेड बेला इंडिया फर्स्ट नेट जीरो विलेज पंचायत? तो शारदा गायधान, ठीक है, गायधाने, शारदा गायधाने जो है वो एज एन इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें बेला इंडियाज़ फर्स्ट नेट जीरो विलेज पंचायत बनाता है। ठीक है, कौन सा? बेलाग्राम, ये जो विदर्भा रीजन पे है। और यहाँ पे आपको समझ में है नेट जीरो विलेज पंचायत कौन सा है? तो बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। उससे ऊपर देखोगे बेलाग्राम पंचायत जो है वो क्या है? इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज पंचायत है। ठीक है, आपको सब समझ में आ गया। देखो बेलाग्राम पंचायत जो है वो नेट जीरो विलेज पंचायत है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? तो बेसिकली आप देखोगे ये बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। बांद्रा डिस्ट्रिक्ट जो है विदर्भा वाले रीजन में आता है ना। उसके साथ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 177 कि हु लेड द इनिशिएटिव्स दैट मेड बेला इंडिया नेट जीरो विलेज पंचायत? तो शारदा ज्ञानी जो है बेसिकली सरपंच और बेलाग्राम पंचायत है, वो एज इन क्या करते हैं? इनिशिएटिव लेते हैं और एज इन बेला इंडिया फर्स्ट नेट जीरो विलेज पंचायत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 देखोगे कि कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट है इंडिया में जो लॉन्च करेगा मेनोपॉज क्लिनिक फॉर वुमेन? तो मेनोपॉज क्लिनिक फॉर वुमेन जो है बेसिकली अब देखोगे महाराष्ट्र जो है वो लॉन्च कर रहा है ना। तो ये बेसिकली पायनिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव है फॉर वुमेन हेल्थ के लिए है। महाराष्ट्र जो है इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है और कैपेसिटी जो है बेसिकली कैपिटल इसका जो है वो मुंबई है। एरिया वाइज देखोगे तो बिहार जो है वो तीसरा रैंक में है। पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है यूपी, फिर आता है महाराष्ट्र, नहीं यूपी आता है। आपको ये याद रखना है कि बिहार जो है वो तीसरा में है, राजस्थान भी, क्योंकि वो भी राजस्थान भी आता है लिस्ट में। उसके बाद मेनोपॉज क्या है? परमानेंट सिसेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल इन वुमेन। क्या? परमानेंट सिसेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल इन वुमेन। ये क्वेश्चन 175 हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जनरली ऑकर्स बिटवीन एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 देखो कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ओपन अ शैडो फॉर चैनल? तो बेसिकली भविता मांडव जो है वो एज इन क्या करेगी? इंडिया की पहली वुमेन बनेगी जो ओपन करेगी शैडो फॉर चैनल। ये अचीव अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इंटरनेशनल फैशन। ये देखोगे बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ओपन अ चैनल फैशन शो। क्या? चैनल, CHANNEL होना चाहिए ना, यहाँ पे एज एन सिंगल एन क्यों दिया हुआ है? ये फिर सही है, आप एक बार चेक कर लोगे। ठीक है,
हो जाता है मिस्टेक, है ना। देखो भविता मांडव जो है वो एसोसिएटेड है, यहाँ पे देखोगे भविता मांडवा जो है वो एज एन एसोसिएटेड है किस फील्ड से, तो बेसिकली फैशन मॉडलिंग से। चैनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस में, नहीं सही है ऑप्शन, ये क्या बोलते हैं उसका स्पेलिंग सही है, ठीक है। चैनल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री में है, तो ये इज इन फ्रांस में है। चैनल जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी फैशन हाउस है, जो बेसिकली गैब्रियल कोको चैनल है, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फैशंस में है। उसके बाद चैनल के फाउंडर को, मतलब 179 नंबर देखोगे, चैनल के फाउंडर कौन है, तो गैब्रियल कोको चैनल है। ये बेसिकली 1910 में इसको खोजा गया था, फाउंड किया गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 180 देखो कि अगर अकॉर्डिंग टू लेक्चर हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो टोटल आप देखोगे ना मेजर पोर्ट्स तो कितना है, 14 मेजर पोर्ट्स है, 12 ऑपरेशनल है, ठीक है। 14 मेजर पोर्ट है और 12 ऑपरेशनल है, सही है। ये लेक्चर मैंने ऐसे मतलब वो आ जाता है बीच में पीडीएफ का अकॉर्डिंगली। तो अब देखोगे तो यहाँ पे 14 मेजर क्या है, पोर्ट है, और 12 ऑपरेशनल हैं। जो कि मेजर पोर्ट जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट अंडर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो बेसिकली बाई कार्गो हैंडलिंग इस दीनदयाल पोर्ट कांडला वाला है। और लार्जेस्ट ये कंटेनर पोर्ट देखोगे तो जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये एज इन नवा शेवा महाराष्ट्र में है। मेजर पोर्ट देखोगे तो वो एज इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो इंपॉर्टेंट होता है ना, ध्यान रखोगे। एडिशनल पोर्ट का आप देखोगे फैक्ट्स का, तो ईस्टर्न कोस्टल मेजर पोर्ट, क्या ईस्टर्न कोस्ट मेजर पोर्ट जो है वो कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, और कामराजार है, और वीयू चिदम्बरम पोर्ट है। वहीं वेस्टर्न कोस्टल मेजर पोर्ट जो है, ईस्टर्न कोस्टल हो गया, वेस्टर्न कोस्टल जो है वो दीनदयाल मतलब कांडला पोर्ट है, और मुंबई जेएनपीए और मोर्मुगांव जो कि गोवा में है, न्यू मैंगलोर और कोचिंग है। न्यूवेस्ट मेजर पोर्ट देखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वाधवा पोर्ट, तो यूपीएससी में पूछा भी गया है, यूपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी पूछ दिया था, ठीक है, तो टफ था भाई ये क्वेश्चन। तो देखो वाधवा पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, और लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई है, ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट जो है कोलकाता पोर्ट है, और इंडिया का फर्स्ट कंटेनर पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू जेएनपीए है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 181 देखोगे कि विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर फॉर हेल्प, जो नंबर जो रहेगा 1930 रहेगा, तो बिहार है, ठीक है। बिहार का न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। बिहार लॉन्च करता है इंडिया का पहला एआई बेस्ड साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर, ये लिंक्ड है साइबर क्राइम से, और हेल्पलाइन नंबर है 1930। उसके साथ अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 182, देखो यहाँ पे देखो बिहार जो है पहला स्टेट है जो इंटीग्रेट करेगा एआई को साइबर क्राइम में, कैपिटल बिहार का पटना है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बीएसडीएमए जो है वो एज इन डिस्कस करते हैं, चेक लेक्चर नंबर 1 हम लोग ने बताया था, मतलब एज इन चैप्टर नंबर 1 में आप देखोगे मैंने वहाँ पे बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 देखोगे कि विच हेल्पलाइन नंबर इज एसोसिएटेड विद साइबर फ्रॉड, तो 1930 एंड 1930 आप अगर डायल करोगे बिहार में तो एज इन साइबर क्राइम के लिए आपको एआई जनरेटेड कॉल वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके साथ यहाँ पे देखो गोल्डन आवर 183 देखते हैं, गोल्डन आवर जो है व्हाट इज गोल्डन आवर इन साइबर क्राइम, यहाँ पे साइबर क्राइम में पूछ रहा है ना, तो एज इन आप साइबर क्राइम के हिसाब से बताओगे। गोल्डन आवर जो है वो एक्सीडेंटल डेथ, मतलब एक्सीडेंट के टाइम पीरियड में, रोड एक्सीडेंट होता है ना उसमें भी गोल्डन आवर रहता है, पहला आवर एक्सीडेंट के बाद। तो यहाँ पे गोल्डन आवर जो है वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाला बोल रहा है, तो पहला आवर आफ्टर साइबर फ्रॉड होता है, जब आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया उसका पहला 1 घंटा जो होता है वो गोल्डन आवर होता है। ये कंसिडर किया जाता है मोस्ट क्रूशियल पीरियड फॉर रिकवरिंग द स्टोलन मनी। ये एज इन कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर किया जाता है, और द ट्रांजैक्शन जो है वो पुट ऑन होल्ड किया जाता है विद इन दिस पीरियड, जो रिकवरी चांस जो है वो हाईएस्ट है। सिमिलर टू गोल्डन आवर कंसेप्ट जो है यूज़ किया जाता है इमरजेंसी मेडिसिन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स में। उसके साथ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 184, इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है एज इन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट जो है प्रमोट करता है ब्लू इकोनॉमी को और सस्टेनेबल मेरीन फिशरीज को, सपोर्ट करता है इंडिया के गोल को फॉर इंक्रीजिंग द सी फूड एक्सपोर्ट्स को। जितेंद्र सिंह जो है वो एसोसिएटेड है सेवरल स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 185 देखोगे कि व्हाट इज ओपन सी मरीन फिशरिंग फिश फार्मिंग, ये कल्टीवेशन ऑफ, मतलब ओपन सी मरीन फिशिंग फार्मिंग है क्या, फिश फार्मिंग है क्या, ये कल्टीवेशन है मरीन फिश का इन फ्लोटिंग केज और इन एनक्लोजर जो कि लोकेटेड है ओपन सी वाटर में। फिश जो है बेसिकली ये आप देखोगे रियर अवे फ्रॉम द कोस्ट इन डीप वाटर, ये इंक्रीज करता है फिश के प्रोडक्शंस को विदाउट
विदाउट एक्सप्लोइटिंग नेचुरल स्टॉक्स को। मतलब क्या करता है, ये रियर करता है फिश को, फिश मतलब मछली पालन पे बेसिकली हेल्प आउट करता है, ठीक है, ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग। उसके साथ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 186 कि विच इंस्टीट्यूशंस आर इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिशिंग फार्मिंग। तो मरीन फिश फार्मिंग के दरमियान में देखोगे इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो कौन से इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट्स को। उसके साथ यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आते हैं। NIOT जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1993 को, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई है। NIOT जो है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 187 देखोगे इंडिया का फर्स्ट कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है कौन से रीजन में। क्या इंडिया का पहला कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अंडमान एंड निकोबार में, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में बेसिकली। अब देखोगे इंडिया का पहला कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। इसका एस्टिमेट लगभग 120 करोड़ है। कोरल रीफ जो है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। अंडमान एंड निकोबार होस्ट करता है सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रिस्टीन कोरल रीफ्स इकोसिस्टम्स को। उसके साथ 188 देखते हैं कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 120 करोड़ है ना। उसके साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 189 कि विच सिटी बिकेम उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। फ्रेश वेस्ट मतलब देखो लखनऊ का कहना है कि जो एज इन कचरा है वो तो हम साफ़ कर रहे हैं, लेकिन फ्रेशली जो गिरा हुआ है उसको एज हम लोग सबसे पहले साफ़ करेंगे। क्योंकि देखो अगर हम जितना भी कचरा उसको साफ़ कर रहे हैं लेकिन फ्रेशली तो उससे ज़्यादा गिर ही रहा है ना, तो पहले अब जो गिरा वो उसको तो रोको। तो यही है कि फ्रेश जो है फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग सिटी जो है वो लखनऊ बन जाता है, जो हटाता है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज किया गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इंश्योर करता है ऑल द फ्रेश वेस्ट इज, मतलब इंश्योर करता है कि जितना भी फ्रेश वेस्ट प्रोसेस जो है वो रादर देन डम्प्ड होना चाहिए, मतलब डम्प्ड से पहले जो फ्रेश वेस्ट जो है उसको आप ये क्या करो, प्रोसेस कर दो। क्वेश्चन 190 देखो कि अंडर विच मिशन वॉज लखनऊ रिकॉग्नाइज एज अ उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंतर्गत, है ना। क्वेश्चन नंबर 191 देखोगे कि विच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो हेल्प करता है लखनऊ को एज अ जीरो फ्रेश वेस्ट सिटी बनने के लिए, डंप सिटी बनने के लिए। तो शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, कौन सा, शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ये प्रोसेस करता है म्यूनिसिपल वेस्ट सिग्निफिकेंटली, साथ ही सपोर्ट करता है रिसाइकलिंग और क्या क्या, कंपोस्टिंग और एनर्जी रिकवरी को। क्वेश्चन नंबर 192 देखोगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ शिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 70 मेट्रिक टन्स पर डे, मतलब 70 MT पर डे। इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, है ना। क्वेश्चन 193 देखो कि व्हाट इज मेंट बाय जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। तो इसमें एज इन कोई भी फ्रेश वेस्ट जो होता है ना वो आके डंप नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू अडॉप्ट द एग्री वोल्टाइक्स प्रोजेक्ट। तो उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बनता है इंडिया का जो अडॉप्ट करेगा एग्री वोल्टाइक्स प्रोजेक्ट। ये एग्री वोल्टाइक्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर और सोलर पावर जनरेशंस का, मैक्सिमम लैंड प्रोडक्टिविटी का, और सपोर्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी। देखो एग्री वोल्टाइक है ना, एग्रीकल्चर को हम लोग एज इन रिन्यूएबल एनर्जी से रियर करेंगे। देखो ये डुबल यूज़ ऑफ लैंड, देखो यहाँ पे है क्वेश्चन 195 एग्री वोल्टाइक्स का मतलब क्या है, यूज़ ऑफ लैंड जो है बेसिकली फार्मिंग के लिए और सोलर एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए। मतलब जहाँ पे अगर बुआई कर रहे हो और उस प्लांट में जहाँ पे एज इन सनलाइट थोड़ा कम आवश्यकता है तो उसके ऊपर आप क्या कर दोगे बेसिकली, तो उसके ऊपर आप सोलर पैनल लगा दोगे। क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड बीनीथ और बिटवीन द सोलर पैनल, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वाइल मेंटेनिंग दैट एग्रीकल्चर आउटपुट। उसके साथ वहाँ पे 196 देखते हैं कि विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गुवाहाटी आसाम में है, ये इंडिया का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट बना है। ये उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 197 इंडिया का पहला नेचर थीम एयरपोर्ट जो है वो लोकेटेड है कौन सी सिटी में, गुवाहाटी में, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। उसके साथ 198 देखोगे कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट नेचर थीम एयरपोर्ट टर्मिनल। तो इसका बैम्बू ऑर्चिड है, थीम आपको ध्यान रखना होगा, बैम्बू ऑर्चिड है। 199 देखोगे विच फ्लावर इंस्पायर्ड द डिज़ाइन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेचुरल थीम एयरपोर्ट। तो कोपुओ फूल मतलब
फॉक्सटेल ऑर्चिड जो है वो एज इन इंस्पायर करता है डिज़ाइन करने के लिए इंडिया का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट को। और लास्ट क्वेश्चन देखोगे आप बेसिकली तो ये इस सेशंस का कि विच इंडिजीनियस मटेरियल इंस्पायर्ड द डिज़ाइन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट को। तो बैम्बू, क्या है, बैम्बू है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बेसिकली वर्ल्ड का रिचेस्ट बैम्बू रीजन है, और इंडिया जो है बेसिकली आप देखोगे बैम्बू जो है जो प्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर द चाइना बैम्बू इस एज अ ग्रास एंड नॉट एज अ ट्री। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन यूपीएससी फैक्ट में ये है। अब नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एज इन 201 से देखेंगे, ठीक है। होप दैट यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज, और प्लीज़ आप इसको पूरा देखो क्योंकि 500 सीरीज़ में जितना भी क्वेश्चन है वो हमेशा मतलब डिटेल्ड में रहेगा। आई नो दैट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इरिटेटिंग रहता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन फैक्ट भी तो उतना है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चन के फैक्ट को भी रिपीट किया जा रहा है, फैक्ट अलग अलग हो जा रहा है ना। तो आप उसमें ध्यान दोगे और प्लीज़ इसको पूरा देखोगे, है ना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।